स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा और दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मिस्टर अश्विनी कुमार राय, जो कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के 2020 बैच के रैंक 19th होल्डर हैं। आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, देखेंगे कि क्या क्या पड़ाव उनकी इस जर्नी में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया। ये सभी सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। सो आई वेलकम यू मिस्टर अश्विनी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मिस्टर अश्विनी कि आपके कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली। सर बेसिकली मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पर मेरा जो ब्रॉटअप है वो प्रॉपर दिल्ली में हुआ है। मैं वहीं पे एक लोकल स्कूल है विजय भारती पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने 8th की अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय NTPC बदरपुर में चला गया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने देशबंधु कॉलेज से करी है। देन आफ्टर आई वेंट टू कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर LLB। ओके, सो कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कौन से बैच से पास आउट हैं? सर 2018 का पास आउट हूँ। 2018 के पास आउट हैं एंड 2020 का आपने ये एग्जामिनेशन लिखा है। ग्रेट। सो एज यू टोल्ड कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने ये सक्सेस को हासिल किया। जर्नी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार आपका इंस्पिरेशन क्या रहा, क्यों आपने जुडिशियल सर्विसेज को अपने लाइन के रूप में चुना? सर इसका सबसे बड़ा पहलू है कि मेरा लीगल बैकग्राउंड है। मेरे फादर जो हैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहाँ से मैंने इसके पहलू को जानना चालू करा। और बाद में फिर मैं देखता था मेरे चाचा मेरे मामा लोग इसकी तैयारी करते, तो वहाँ से मैंने जानना चालू करा। फिर धीरे धीरे मेरा इसमें जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता रहा। सबसे अच्छी मेरे को चीज़ ये लगती है इस फील्ड में कि एक ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें जो आप नीडी है उससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके फेवर में आप कुछ कर सकते हैं। तो एक ये जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ही हमें प्रोवाइड करता है, उसने मेरे को इसके प्रति बड़ा फैसिनेट करा। फिर मैंने सोचा कि मैं जुडिशरी की तरफ जाऊंगा। ओके ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर एडवोकेट ही हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सो क्या ऐसा होता था कि आपका शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट था, जैसे आप कोर्ट वगैरह जाते थे शुरू हाँ से? जी सर, मैं कोर्ट जब मैंने लॉ कंप्लीट करी उसके बाद से जाता था। उससे पहले भी मेरा इंटरेस्ट था फाइलें पढ़ना, पापा से कुछ डिस्कस वगैरह करना, ये सब मैं पहले से ही करता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, फैसिनेटिंग सी फील लगती थी हमेशा से। तो वहाँ से मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें बढ़ता रहा। ओके। सो जैसे आपने बताया कि शुरू से ही आपका इंटरेस्ट रहा है। ऑलराइट। सो जब आपने इसकी तैयारी के बारे में सोचा तो कौन से समय पे आकर आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है? सर लास्ट ईयर 2018 में जो मैं लास्ट ईयर था कॉलेज में, वहाँ से मैंने पढ़ाई चालू करा। मेरा एक दोस्त है, रजत शर्मा नाम है उसका, तो हम दोनों ने फिर करा डिसाइड कि हम दोनों इसमें जाएंगे। फिर हम दोनों एक एक दूसरे की हेल्प करते थे, पढ़ाई करते थे। वहाँ से हमने धीरे धीरे अपना ओके। कार्यक्रम चालू किया। सो 2018 में लास्ट ईयर फाइनल ईयर में आपने अपनी तैयारी को शुरुआत की उसकी। एंड अगर मैं इस तैयारी के बारे में पूछूं, देखिए 3 पड़ाव इसमें हमें देखने को मिलते हैं, प्री, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू। हाँ जी। जनरली जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि क्या प्री और मेंस की तैयारी में कुछ डिफरेंस होता है, और अगर हमें तैयारी करनी है तो क्या प्री और मेंस की तैयारी एक ही बार में इकट्ठे होगी या इसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को सर मिलेगा? मेरा एज सच थोड़ा अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। हम्म, मैंने एज सच कभी भी हार्डकोर प्री के लिए पढ़ाई करी नहीं। मैं हमेशा मेंस के लिए करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि प्री जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन द नेचर है। और अगर मैं मेंस के लिए करता हूँ तो मेरा 90% जो सिलेबस है वो प्री का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आता था, एग्ज़ाम की डेट आती थी प्री की, उसके 10 दिन पहले मैं हमेशा प्री के लिए जो बैरेक्ट्स वगैरह पढ़ना है वो करता था। नहीं तो मैं उससे पहले प्रॉपर्ली मैं मेंस की तैयारी करता, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत वाइडर है। आप अगर मेंस की सिलेबस प्री का रिजल्ट आने के बाद करेंगे तो आप शायद कर ही ना पाएँ। इसलिए मैं हमेशा मेरा अप्रोच मेंस ओरिएंटेड रहा है। और अलॉन्ग विद मैं थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू की भी करता था, क्योंकि आप इंटरव्यू कभी ओवरनाइट तो तैयारी कर नहीं पाएंगे। ओवरनाइट। तो मेन मेरा फोकस मेंस था और इंटरव्यू था, क्योंकि वही आपके रैंक सेटर थे। ओके। सो आपने मेंस की तैयारी पे मेन फोकस किया बेसिकली। एंड इंटरव्यू के लिए अलग से आपको क्या उसमें स्ट्रेटजी रही कि जैसे आपने बताया कि 10 ही दिन में आप उसकी तैयारी करते थे, जो भी रह जाता था सिलेबस। सो वो आखिरी के 10 दिन में ऐसा क्या आपको कवर करना रह सर जाता सबसे था? पहले तो मैं बैरेट कवर करता था, क्योंकि मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 90% बैरेक्स ऑलरेडी कवर्ड है। 10% जो ऐसे सेक्शंस हैं जो केवल प्री में पूछे जाते हैं, वो मैं उस टाइम करता था। अलॉन्ग विद डैट
मॉक टेस्ट लगाता था, बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता था ताकि मैं यूज टू हो जाऊँ। एग्जाम में बैठने से पहले मुझे पता लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है प्री में आते हैं, मैं यूज टू हो जाता था उससे, फिर मैं जाके एग्जाम करता था। ओके, सो इंटरव्यू के लिए आपने बताया कि आपने किस तरह से बेयर एक्ट्स को पढ़ा और इंटरव्यू के लिए आपने मॉक टेस्ट की तैयारी की। अगर हम स्पेसिफिकली मेंस की बात करें तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर सबसे पहले ये था कि मेंस के जो भी मेन टॉपिक्स थे उसको कवर करना। और मेंस में सर, मेंस का मतलब ही आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी है। मैं उसकी तैयारी बहुत करता था सर, आंसर राइटिंग मैंने बहुत करा है। मैं जब भी आंसर लिखता था मैं अपना चेक करता था, सेल्फ चेक, और देखता था क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, वो गलतियों को इम्प्रूव करता था। धीरे धीरे मेंस के लिए एक सर पैटर्न क्या है, जो मैंने जो आंसर राइटिंग वगैरह जो मैं करा है उसमें मैं ये देखता था कि जो सेक्शन पूछे उस सेक्शन के जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, उस जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस को मैं पहले लिखता था, और बाकी जो सेक्शन है उसके जो 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 वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उसको लेता था, उसको एलोबरेट करता था सर, ताकि और बार बार उसको लिखने से ये होता था कि आपको याद हो जाएगा वो, और आपका इम्प्रोवाइजेशन दिन पर दिन उसमें बढ़ता जाता था। तो ये मेरी मेंस की मेन स्ट्रेटजी थी। ओके, ओके, सो इसमें आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया रहा? अगर हम मेंस की बात करें, जैसे आपने कहा कि आप खुद को असेस करते थे, सो व्हाट वाज योर स्ट्रॉन्ग एरिया मेंस की? सर स्ट्रॉन्ग एरिया मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें क्या था कि मेरे को हमेशा लगता था कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज बट अबाउट योर कंडक्ट एज वेल। कंडक्ट इन द सेंस दैट आप जैसा बिहेव करते हैं प्रेशर टाइम में, वो वही चीज़ बिहेवियर करते हैं जो आप हैबिचुअल होते हैं। अब अगर किसी पे प्रेशर पड़ता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है, नेचुरल टेंडेंसी की वैसी बिहेव करेगा जैसे वो नॉर्मल रहता है। सर मैंने 2018 में यूपी का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद मैंने दिल्ली का दिया था, मेरा नहीं हुआ। मेरे को उसमें लगा कि मेरी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और इससे अच्छी कर सकता हूँ मैं। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाना चालू करा, हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट पक्का लिखता था मैं। और जहाँ से मैंने कोचिंग वगैरह करी थी वहाँ पे इतने आंसर्स मैंने लिखे, इतने पेपर्स वहाँ से मैं मंगाता था कि वहाँ पे मेरे पे रिपीटेड क्वेश्चंस आने लग गए थे। मैं फिर भी उसके आंसर लिखता था और लिख के उनको भेजता था, चेक करके भेजते। आज तक मेरे अनचेक्ड कॉपी अभी भी उनके कोचिंग में रखी हुई, इतने आंसर्स लिखे मैंने सर। इसका मेन बेनिफिट मेरे को ये मिला कि मैंने 15 मिनट पहले सारे एग्जाम्स को जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब मैंने लिख दिए थे सर। ओके, सो मतलब आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे काफ़ी ध्यान दिया। एंड अगेन बार बार हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन, राइट? सो आपके पास नॉलेज है बट उस नॉलेज को जब तक आप एग्जामिनर तक पहुंचा नहीं पाएंगे तब तक फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट योर मेंस स्ट्रेटजी। अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि बेयर एक्ट्स को कैसे याद किया जाए खास करके। सो इसके लिए व्हाट वाज योर टेक? सर बेयर एक्ट को एज सच कभी याद तो करना ही नहीं है। बेयर एक्ट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अब यू आर रीडिंग द सेक्शन, व्हाट वी आर टेकिंग आउट ऑफ द सेक्शन, दैट मैटर्स द मोस्ट सर। आप बेयर एक्ट को कभी भी एग्जाम में, मेंस में अगर लिखना है तो आप कंप्लीट बेयर एक्ट याद करके लिख देंगे, आपको उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये लिखना है कि आपका नॉलेज क्या है, आपने कितना उस बेयर एक्ट से गेन कर, उस सेक्शन से कितना गेन करा है, उसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, वो आपको निकालना है। अगर एक बार आपने वो चर्न आउट कर लिया तब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कीवर्ड्स आप देख लीजिए, सारे सेक्शंस के कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स को आप नोट कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और जो एसेंस है उस सेक्शंस का, वो आपको यहाँ लिखना है। बार बार आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आप लॉ का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नई चीज़ें इवॉल्व होकर आती है सर। आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद नहीं करना सर उसको, उसके आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि आप कितनी उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, आप कभी भी नहीं भूलेंगे सर। ओके, ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं, एंड अगर हम देखें जो एग्जामिनेशन है, क्या आपको वो प्रैक्टिस का कहीं कुछ हेल्प मिला उसमें? बहुत मिला सर। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लॉ की, मैं मानता हूँ वो मेन नॉलेज है। आप थ्योरी से ये तो सीख जाते हैं कि लॉ क्या है, बट हाउ यू इम्प्लीमेंट इट यू कैन ओनली लर्न वंस यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस सर। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प आउट करा सर। मेरे फादर ने मेरे को हमेशा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि कोर्ट जा, कोर्ट से सीख। उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला सर। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें उनका उसका रोल जो था, जो मैंने सीखा था, वो मैं जरूर वहाँ पे लिखता था। Okay. इसका मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन बेनिफिट हॉल मिला। में सर। सो अभी आपने बताया कि जैसे आप दिल्ली के लिए भी ऑलरेडी मेंस हाँ जी, लिख चुके हैं, हाँ जी। सो क्या दिल्ली में भी ऐसा है
या सिर्फ बिहार के केस में आपको मतलब जो हेल्प मिला प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज सर, का? दिल्ली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस वहाँ नहीं आते मेंस में। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चंस पढ़ने में ही 5 मिनट लग जाते हैं, मतलब मिनिमम 5 मिनट मेरे को लगता है कि चाहिए। वहाँ पे आपको आंसर कंसाइज लिखना है, पर आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसकी नॉलेज अच्छे से हो जानी चाहिए, वरना जो आप आंसर लिखेंगे वो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। वो क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो until unless you have the practical knowledge of something, you can't able to write the proper answer in the means। तो वो जो चीज़ें थी, जो वहाँ पे जो फैक्ट जैसे दिया होता है, उसको पढ़ने के बाद आप अगर आपका आपका अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे लिखना है। तो उसने हमें बड़ा हेल्प आउट करा मेरे ओके, को। सो मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का होना ज़रूरी है, यस सर। माइंड का बेंड प्रैक्टिस की तरफ होना ज़रूरी है, ताकि एग्जामिनेशन को और अच्छे से हम हाँ जी, कंडक्ट हाँ जी। कर सकें, राइट। सो ये हुआ आपका, जो हमने मेंस की जर्नी की बात की। अगर मैं आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछूं तो आपका बिहार जुडिशरी का जो इंटरव्यू हुआ था उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरा। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला होगा, और मेरा ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह जी के बोर्ड में था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा। उसमें 15 मिनट में उन्होंने आपको ग्रिल किया होगा, आई एम क्वाइट श्योर। तो क्या सारे के सारे सवाल लॉ से ही रिलेटेड आपसे पूछे गए? यस सर। वहाँ पे सर मेनली मेरे से ऐसा लॉ के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अच्छा। लॉ के क्वेश्चंस थे, मतलब अराउंड लॉ के ही थे, पर वो थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे। वो मेरी स्टैंडिंग जानना चाहते थे कि मेरा कितना स्टैंडिंग है, आउटसाइड लॉ भी मैं कितना समझता हूँ, और मैं लॉ को इंटरकनेक्ट कैसे करता हूँ। जैसे सर मैं गया, मैंने वहाँ पे जो भी थे उनको ग्रीट करा, उसके बाद मैंने बैठा, तो उन्होंने मुझसे पूछा डैट विच इज़ योर कोर सब्जेक्ट। तो आई टोल्ड हिम द पर्सनल लॉज। देन ही स्टार्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट, व्हाई यू कॉल देम द पर्सनल लॉज। वो मैंने बताया। देन ही आस्क्ड मी दैट कैन वी से दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन वी स्टिल से दैट हिंदू मैरिज एक्ट इज पोर्सन इन द नेचर। वो बताया मैंने। देन ही आस्क्ड मी एनी अमेंडमेंट्स व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस इन द लास्ट 5 years। वो बताया मैंने। देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर द लॉ। ये बताया। फिर दे आस्क्ड मी कि कैन वी से दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ लॉ। ये बताया मैंने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज कंटिन्यूइंग मैंडेमस। ऐसे क्वेश्चन थे इसमें। एज सच मुझसे कोई सेक्शंस नहीं पूछे कि आप मेरे को सेक्शन बताओ, क्योंकि इंटरव्यू मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट अबाउट योर sectional knowledge, it is the understanding of the law and how you interconnect the law over the things which is going in the current scenario. Say for example, they ask me about the Bilkis Bano matter, sir. The board asked me what is your standing over the Bilkis Bano matter, and can we say that a state government has committed good things, जो इन्होंने रेमिशन दिया था वो ठीक करा कि नहीं करा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने पूछी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मतलब 433 ये सेक्शन क्या बोलता है, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये उन्होंने मुझसे पूछा। तो बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू था मेरा सर। ओके, सो काइंड ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इंटरव्यू में आपको वो नंबर मिलते हैं और वो आपको एक्सपीरियंस अच्छा होता है बेसिकली। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ दोस्तों हमने ये भी देखा कि किस तरह से करंट के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका जो लॉ है उसको आपको करंट के साथ, जो करंट जजमेंट्स आ रही हैं, कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स हो गया, उनके साथ जोड़ना, एंड इवन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपसे पूछा गया, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। सो क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट से सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस को ही रैपिड फायर की तरह पूछ लिया जाता है। सो वो भी एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, बट दैट वाज गुड, जो आपने बताया वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड अगर हम बात करें फ्यूचर की, सो हाउ डू यू सी योर फ्यूचर? अभी तो ट्रेनिंग भी होना है वहाँ का, उसमें भी अभी टाइम लगेगा, एंड यू हैव अपीयर्ड फॉर दिल्ली ऑल्सो। सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी जुडिशियल ऑफिसर। और जो भी मेरे पास, मेरा सबसे मेन ये है जो मैं देखता हूँ, ये है कि प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस बहुत जरूरी है। और प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस का सबसे जो मेन पार्ट है, दैट इज़ एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ द मैटर्स। मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना मेरे हाथ में हो सके, जितनी मेरे पास पावर है, उसके अराउंड रह के मैं एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ मैटर जो होगा वो मेरा फॉरमोस्ट थिंग होगा सर। उसको मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा और जस्टिस करने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके। ग्रेट ग्रेट। सो दिस वाज हिज जर्नी जो इन्होंने बताया। अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे मिस अश्विनी कि आप जो बाकी के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं
उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। ये पूरा एग्ज़ाम ये है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कितनी कम गलतियाँ करते हैं। द मोर यू कमिट लेस मिस्टेक्स इन द एग्ज़ामिनेशन, द बेटर योर चांसेस हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में गए और फेल हो गए, तो जो स्टूडेंट अपीयर होता है उसको पता होता है कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। अगर उस गलती को अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप सेम वही गलतियाँ करेंगे। तो जो लोग जितना अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे सर, उतना ही वो अपने आप को एक्सेल करते जाएंगे। ये मेरा सबसे मेन एसेट रहा है थ्रू आउट द जर्नी, जो मैंने सीखा है कि कैसे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करूं, और इम्प्रूवमेंट करते करते फिर मेरा सिलेक्शन हो गया सर, फॉर्चुनेट रहा मैं। इससे एक और पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे याद आया, और वो ये कि अक्सर एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। एंड कई बार आपके, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम देते हो एक स्टेट का फिर दूसरी का, कई बार नहीं होते हैं क्लियर। तो ऐसे में आपके साथ भी ऐसा हुआ, जैसे यूपी का आपने कहा कि हाँ प्री जी। नहीं हो पाया था शुरुआत मेंस में, मेंस मेंस नहीं हो पाया था। एंड अगर हम बात करें कि ये प्रेशर को कैसे हैंडल करना है तैयारी करते समय भी, और जब फेलियर्स आते हैं कई बार, तो उनको कैसे हैंडल करा जाए? सर मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी फेलियर्स को हैंडल करने के लिए, मैं ये सोचता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जो प्रेशर मैं अभी अगर हैंडल नहीं कर पाया, इससे कई गुना प्रेशर मेरे को तब आएगा जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा सर। सेलेक्ट ये और प्रोसेस जो है, मेरे को ऐसा लगता है जो जो प्रेशर आता है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि एक पार्ट है। जितना आप ज़्यादा प्रेशर को सोक कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्सेल अपनी फील्ड में कर पाएंगे। क्योंकि जब आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाएंगे, उससे डबल प्रेशर आपके पास रहेगा। आपके पास हर चीज़ का प्रेशर है। आपके पास केसेस आएंगे, आपके जो सामने जस्टिस मांग रहा है उसको उसको आपको देखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्रेशर आप पे डबल होगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव एट द टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाता था। मैं ये सोचता था कि आज अगर मैंने हैंडल कर लिया, आज इसको मैंने सीख लिया कि कैसे हैंडल करना है, तो अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो बहुत अच्छा करूंगा। और एक सर सबसे बड़ी बात, मेरे को हमेशा एक चीज़ मैं ये बोलता था अपने आप को, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपके लिए यू हैव नथिंग टू लूज़। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एज ए लॉयर। जो एक लॉयर करता है वही एक जज भी करता है। जज के पास एक जजमेंट राइटिंग पावर है, बट लॉयर इज कॉल्ड एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर लॉयर अच्छे से अपना केस को प्रेजेंट नहीं करेगा, तो शायद जज अच्छा जजमेंट नहीं लिख पाएगा। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इन द नेचर सर। आप ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, आप ये सोचिए कि मैं कितना अच्छा कर लूँ, इस फील्ड में कैसे अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। यही मेरा था सर, मतलब हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहता था कि अगर जज नहीं बन पाया तो एक अच्छा लॉयर जरूर बनूंगा। ओके, सो एक सेल्फ मोटिवेशन का होना और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट का होना कि भाई जज नहीं तो आपका, यू हैव नथिंग टू लूज, दैट इज हाँ जी। ग्रेट पॉइंट, राइट? सो दैट इज देयर। एंड सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, इस क्या कोई भी एग्जामिनेशन हाँ के जी लिए सर। ये आई बिलीव का होना ज़रूरी है। बट स्टिल अगर हम इसमें आपकी फैमिली का रोल माने या आपके कोई सर्कल में होते हैं, तो उनका क्या रोल रहा अगर इस पूरी जर्नी में देखें तो? सर इस मतलब थ्रू आउट जर्नी में जो मेरी पूरी फैमिली है, उसने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा सर। इसके अलावा जो फ्रेंड्स थे उन्होंने हमेशा करा। वो बोलते थे कि जिसमें नहीं होता था मेरा, तो कहते थे कि हो जाएगा, अच्छा कर रहा है तू, तेरे को अच्छी नॉलेज है। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं होगा तो भी मैं जरूर कुछ ना कुछ इस फील्ड में एक्सेल कर जाऊंगा। ये हमेशा अपने आप को एक सेल्फ बिलीव मेरे पास रहता था। इसमें मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा सर इस चीज़ के लिए। ओके, ओके। एंड अगर हम बात करें, आप अपने घर पे ही रहते थे, यू डिडंट हैव टू गो आउटसाइड, यस राइट? सर। सो आपने घर पे रहकर तैयारी की। जो घर पे रहकर तैयारी करने का माहौल बनता है, क्या उसे बनाना पड़ता है, या फिर आपके परिवार में वो इतना सपोर्ट था कि आपने अपने आप को आइसोलेट करा, या फिर किस तरह से वो लाइफ का एवरीडे लाइफ बैलेंस हाँ किया? जी सर, मैं हमेशा से एक बात सुनने में आती थी कि जिस 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 बच्चों को अच्छा बैकग्राउंड मिलता है वही इस फील्ड में एक्सेल करता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। अनटिल अनलेस आपके पास खुद, अगर आपके पास जज्बा है करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, डिस्पाइट द फैक्ट आप कहाँ से आते हो। अगर आप में वो काबिलियत है कि आप अपने आप को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार दे रहे हो और ऑनेस्टली दे रहे हो, तो ये 100% है कि आप पक्का एक्सेल करोगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फ्रॉम वेयर बैकग्राउंड और विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। ये मैटर थोड़ा मोड़ा करता है, 5% करता है, पर अगर आप मेहनत करोगे ना तो इस 5% को भी पालोगे सर।
ये सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए प्लस पॉइंट था। ग्रेट ग्रेट। सो मिस्टर अश्विनी, अगर हम बात करें आपकी इस पूरी जर्नी की, तो इसमें स्टडी आईक्यू और स्टडी आईक्यू जुडिशरी का क्या रोल रहा? कैन यू प्लीज एलाबोरेट? सर मेजर रोल रहा, क्योंकि जब भी कोई करंट का टॉपिक्स होते थे जो मेरे को नहीं आते थे, तो मैं उस करंट के टॉपिक को यूट्यूब पे डालता था और एट स्टडी आईक्यू डालता था। जो भी वहाँ पे थंबनेल्स आती थी वो मेरे लिए सफिशिएंट थी। बाद में फिर मैंने स्टडी आईक्यू जुडिशरी का भी हेल्प लिया, क्योंकि जो टॉपिक्स जो लॉ के टॉपिक्स मेरे को समझ में नहीं आते थे तो मैं वहाँ से देखता था और सीख जाता था। ओके। तो बड़ा हेल्पफुल रहा मेरे को, मेंस में आंसर राइटिंग में भी बड़ा हेल्पफुल रहा वो। अल्टीमेटली हमने देखा दोस्तों कि ये है आपकी डेडिकेशन एंड आप क्यों उस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो। अगर वो रीज़न स्ट्रांग है तो कोई भी दिक्कत हो एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, आपका एम आप पा ही लोगे। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू मिस्टर अश्विनी। थैंक यू फॉर you, sir. शेयरिंग योर एक्सपीरियंस Thank you एंड so आई much. होप कि जो हमारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके जज्बे से ज़रूर सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड आई थैंक यू मिस्टर अश्विनी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।